हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिस्ट्री अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का ये नोट्स है। साथियों, ये नोट्स बहुत मेहनत लगा तैयार करने में, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह नोट्स जो अभी हाल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी पूछा जाएगा, और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी यह विकल्प के रूप में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग मिलकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो पूरा देखिए आप लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं कक्षा 12 चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो पहला आता है क्या? महाकाव्य। महान व्यक्तियों के जीवन एवं उपलब्धियों अथवा किसी राष्ट्र विशेष के अतीत का वर्णन करने वाले विशाल काव्यात्मक ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है। अर्थात परिभाषा क्या होगी? साहित्य शास्त्र के अनुसार वह सर्गबद्ध काव्य ग्रंथ जिसमें प्रायः सभी रसों, ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन हो, महाकाव्य कहलाता है। ये विशालतम एवं सर्वश्रेष्ठ काव्य होते हैं। उदाहरण महाभारत, रामायण। ये क्या है? महाभारत और रामायण यही महाकाव्य है। तो महाभारत क्या है? महाभारत विश्व का सबसे विस्तृत, चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। तो देखिए क्या है, महाभारत विश्व का सबसे विस्तृत एवं और बड़ा महाकाव्य है। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी हैं। व्यास थे जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। चलिए अब नेक्स्ट। इसमें 18 पर्व और सभी पर्वों को मिलाकर 1948 18 पर्व सभी पर्वों को मिलाकर 1948 अध्याय हैं। कहा जाता है कि इसमें कुल मिलाकर 1,02,17 श्लोक हैं। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व की सबसे महान धरोहर है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता था। जय संहिता पूछा गया है, जय संहिता था। महाभारत ग्रंथ के रचना काल बहुत अधिक लंबा है। महाभारत ग्रंथ का रचना काल बहुत अधिक लंबा है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्ष तक, बताइए, 1000 वर्ष तक होती रही है। लगभग 500 BC तक होती रही। इस ग्रंथ में समकालीन विभिन्न परिस्थितियों और सामाजिक श्रेणियों का लेखा जोखा है। इसमें कुछ ऐसी कथाओं का समावेश है जो काल से पहले भी प्रचलित थी। अब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है? अब आगे क्या होता है साथियों? 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुकथांकर के नेतृत्व में अनेक विद्वानों ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना प्रारंभ की थी। अब क्या है? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। उन्होंने उन श्लोकों का चयन, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों से 7 पांडुलिपियों के आधार पर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में लगभग 47 वर्षों का समय लगा। अब क्या, इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप में उभर कर आई। पहली बात क्या है? यह कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी।
यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह देखने में आई। सभी पांडुलिपियों में देखने में यह समानता देखने में आई। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरी बात, यह भी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पांडुलिपियों के, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर पांडुलिपि और परिशिष्टों के रूप में किया गया। ये देखिए यहाँ पे है टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। कुल क्या है, एक ही पुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का समूह, वंश, घराना, खानदान। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग प्रत्येक परिवार के लिए होता है। जाति क्या है, हिंदुओं का वह सामाजिक विभाग जो पहले कर्म अनुसार था पर अब जन्म अनुसार माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधों, सगे संबंधियों के एक बड़े समूह के लिए होता है। अब वंश क्या है, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश में माने जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रतिवंशिकता क्या है, प्रतिवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता क्या है, मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। अब आगे क्या है, बंधुता एवं विवाह में परिवार आता है। पहला परिवार क्या है, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। अब आगे क्या है, परिवार के बारे में जानकारी। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट कर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे क्या है, परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं। कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता है। कुछ परिवारों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता है। परिवार संबंध नैसर्गिक एवं रक्त से संबंधित माने जाते हैं। आगे क्या है, पितृवंशिक व्यवस्था क्या है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने पितृवंशिकता को मजबूत किया। पितृवंशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं। अब आगे क्या है, राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी सम्मिलित था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकांश राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी। अब आगे पितृवंशिक व्यवस्था में पुत्रियों की स्थिति। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को
अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही उपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर् बहिर्विवाह बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। अब आगे क्या है? धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन जिन संस्कृत ग्रंथों में किया गया वे धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र कहलाए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? धर्मसूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। यह आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, जिसे संस्कृत भाषा में 200 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया। विवाह यानी मैरिज। विवाह शब्द बी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। चलिए, ये पूछा गया है कई बार कि मनुस्मृति कितने प्रकार विवाह का वर्णन? तो 8 प्रकार के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अब आगे क्या है? विवाह के नियम क्या हैं? दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। 8 प्रकार बताया गया है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। अब अंतर्विवाह क्या है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। अब आगे बहिर्विवाह क्या है? इस प्रथा में अपने जाति गोत्र से बाहर विवाह ही होता था। अब आगे गंधर्व विवाह क्या है? जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों को आकर्षित होकर विवाह करते हैं, वह गंधर्व विवाह था। अर्थात चलिए यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गंधर्व विवाह था। तो आगे क्या है? वह गंधर्व विवाह था। अर्थात गंधर्व विवाह एक तरह का प्रेम विवाह होता था, जिसमें पर वर होगा। देखिए वर व कन्या माता पिता की अनुमति के बगैर ही विवाह कर लेते हैं, यानी वर कन्या दोनों मिलकर के विवाह कर लेते हैं। अब क्या है? बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा में एक स्त्री के कई पति होते थे। यह प्रथा कम ही प्रचलन में थी। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण है, इसका उदाहरण है। महाभारत में द्रौपदी इसका उदाहरण है, यानी महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे ना, तो वही है इसमें बताया गया है। अब आगे क्या है? बहुपत्नी प्रथा। इस प्रथा के तहत एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। महाभारत में भी चित्रवीर्य की 2
पनियाँ थी या पत्नियाँ थी, रानियाँ थी। राजा पांडु की भी 2 पत्नी थी। देखो, विचित्र वीर तो की 2 पत्नियाँ थीं। विचित्र महाभारत में विचित्र वीर की 2 पत्नियाँ थीं, राजा पांडु की भी 2 पत्नियाँ थीं। अब आगे क्या है, गोत्र। गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, गोत्र। गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब गोत्रों के नियम क्या हैं? गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। स्त्रियों का गोत्र कैसे होता था? विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, परंतु सातवाहन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अर्थात विवाह के पश्चात भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया। यह भी पता चलता है कि, चलिए यहाँ तक इसी साथ ले लीजिए साथियों। इस वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस वीडियो पूरा देखिए तभी बढ़ के समझ पाएंगे। इसी से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अब आगे क्या है, कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि सातवाहन राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकार प्रायः पितृवंशिक होता था। असामाजिक विषमताएं क्या है? वर्ण व्यवस्था। धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में वर्ण आधारित एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार समाज में 4 वर्ग थे जिन्हें वर्ण कहा जाता था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवी व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों मान छुआछूत होता है, को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। चलिए यहाँ तक इसकी साथ ले लीजिए। अब नेक्स्ट, अब वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्म कार्यों के आधार पर आर्यों ने समाज को जिन 4 भागों में बांट दिया था उन्हें वर्ण कहा जाता है। आरंभिक समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था में जीविका से जुड़े नियम। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रिय कार्य क्या है? क्षत्रिय कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। नंबर 3 क्या है? वैश्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, साथ ही उनमें ऋषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्र क्या है? शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या बताया गया इसमें?
शूद्रों के लिए एक ही मात्र जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। अब आगे क्या है, नेक्स्ट, नियमों का पालन करवाने के लिए क्या किया जाता था। अब आगे क्या है, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। चलिए यहीं तक था, तो यह वीडियो साथियों हुआ पूरा। इसका अध्ययन आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसके प्रश्न इसी हिसाब से बनते हैं, आप नहीं पेपर उठा के देख लीजिए। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि यह वीडियो और ये नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा था। देख रहे हैं एक एक चीज़ टाइप करने में, तब ऐसा इसमें वर्ड रखा गया है कि आप जो है एक बार देखने लगे वीडियो तो आपको ज़रूर सब कुछ याद हो जाएगा, और इस वीडियो को देख करके तब एग्ज़ाम में जाएं तो आपका पेपर भी बेहतर होगा। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।